2008 में पाकिस्तान की जमहूरियत जब से बहाल हुई है, अब तक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान पे हुकूमत की है। पाकिस्तानी मईशत से जुड़े मुमताज माशी माहिरीन से जब हमने पूछा कि 2008 से अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब पीडीएम को इक़्तिदार में देखा है, आप इन हुकूमतों का मुवाजना कैसे करते हैं? तो उनका ये कहना था। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त एक क्राइसिस था, ग्लोबल क्राइसिस भी था और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी ऊपर थी। और जैसे ही वो गवर्नमेंट आई तो उसके ऊपर जो इसहाक डार साहब जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, चूँकि वो भी पीडीएम टाइप एक फार्मूला था, उनकी जो स्पीच उन्होंने जो चीज़ें जो नहीं भी थी ख़राब, वो ख़राब इतनी दिखाई कि उसके बाद क्राइसिस बहुत बुरा हो गया। उसके बाद 4 साल जो है, चूँकि ऑयल प्राइसेस $90-100 पे रही हैं, तो हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो इशू रहा। लोड शेडिंग हम करते रहे और सर्कुलेटेड बिल्ट होता रहा, तो उस वजह से वो बड़ा टफ टाइम था पीपल्स पार्टी के लिए। 2013 के अंदर जब नई गवर्नमेंट आई तो नई गवर्नमेंट आई अगेन इसहाक डार साहब ने एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि जो उन्होंने जो सर्कुलेटेड एनर्जी का खड़ा हुआ था वो पिछला साल जो 2013 का था उसके डेफिसिट में डाल दिया जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी और अपना एक क्लीन स्लेट से शुरू किया। लेकिन उन्हें शुरू में कुछ 6-8-9 महीने बड़े मुश्किल हुए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कैसे करे। पावर सेक्टर पे काम करना चाहते थे, कभी गिदानी प्रोजेक्ट करते थे, कभी कोई करते थे, कुछ नहीं हो रहा था। उनको लकी ब्रेक मिली 2014 में जब सऊदी अरब से $1.5 बिलियन आए अनकंडीशनल सपोर्ट के, जो उन्होंने यमन में हमने कहीं फ़ौज भेजनी थी जो नहीं भेजी। बहरहाल वो पैसे आ गए। फिर उसके बाद जो दूसरी लकी ब्रेक मिली कि ऑयल प्राइसेस क्रैश हो गई। जैसे आपको बताया 2009 से 13 के दरमियान तकरीबन ये $90-100 पे थी, तो एकदम ये क्रैश करके $60 पर करीब आ गई। ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई, वो एक बेहतर हो गए। फिर इन्होंने शुरू में IMF प्रोग्राम भी कर लिया था। फिर आपकी वो जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकलना था, तो IMF ने रिकॉर्ड 18-20 वेवर दिए उस प्रोग्राम के अंदर। वो सारा कुछ हुआ, लेकिन वो लो ऑयल प्राइसेस, IMF के वेवर, लो इन्फ्लेशन, उसको हमने यूज़ नहीं किया। और दूसरी एक और चीज़ 2013 से 18 में आपका CPEC हुआ। CPEC के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए जो उस वक्त लगने लगे, पावर प्रोजेक्ट्स आए, रोड प्रोजेक्ट्स बने, सारा कुछ। और उस वक्त 2014-15 में हम ये कहने लगे थे कि 2018 के बाद ये लाइबिलिटीज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगी और सस्टेनेबिलिटी का इशू होगा। हम आर्टिकल भी लिखते रहे, कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे इस पर। फिर 2018 का जब आखिरी साल था तो मिफ्ता साहब वो 2018-19 का बजट मिफ्ता साहब दे के गए। उन्हें पता था हमारी हुकूमत नहीं आनी। वो एक जो है वो बड़ा आसान बजट, टैक्सेस तो कम करके चले गए। नई हुकूमत आई, उसे ऊपर करना पड़ा। फिर नई हुकूमत को 8-9 महीने लगे IMF से निगोशिएट करने में। जो उसकी असल वजह क्या थी वो आज लोगों को पता चल रही है कि डेट सस्टेनेबिलिटी का उसी वक्त IMF क्वेश्चन कर रहा था और IMF बड़े टफ मेजर्स कर रहा था जो असद उमर साहब नहीं कर सके। फिर नई इकोनॉमिक टीम आई, उन्होंने किया और एक हमारी कहानी 2019 में शुरू हो गई। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया। कोविड के बाद हमें एक थोड़ा सा जो इकोनॉमिक जो हमारा डाउन टर्न था उसमें एक अपवर्ड मोमेंटम पाकिस्तान को मिल गया। पाकिस्तान ने कोविड को अच्छा हैंडल किया, IMF भी रिलैक्स हो गया, रेमिटेंसेस भी बेहतर हो गई और उसकी वजह से हमें एक हेडविंड मिली, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ गए जो 2021 में हमारी जो है ग्रोथ दिखाने लग गए। बट जब हम उसके बाद हमें दोबारा स्टेबलाइजेशन पे जाना था तो इमरान खान साहब ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज किया, शौकत तरीन आए जिन्होंने एक लूट सेल बजट दिया और उस बजट के बाद जो चीज़ें अनवाइंड होने लग गई कि उसके बाद स्टिमुलस जो फिस्कल स्टिमुलस था वो उसकी वजह से जो ग्रोथ तो आ गई 2 साल 6% की ग्रोथ, बट उसके बाद एक आपका क्राइसिस नज़र आ रहा था और वही डेट सस्टेनेबिलिटी का इशू 2019 का था वो आ रहा होगा आपका। इसमें 2022 के अंदर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसके बाद तो चीज़ें बिल्कुल ही बदल गई, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बिल्कुल पहले इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं उनको फ्रीज़ कर दिया था। जिस वक्त उन्होंने फ्रीज़ किया उस वक्त ज़ीरो टैक्स था, ज़ीरो सब्सिडी थी और वो जब इमरान साहब गए तो बड़ी माइन्यूट सी सब्सिडी थी उस वक्त उसमें। लेकिन जो अगली हुकूमत आई उसने 2 महीने लगाए इसको ठीक करने में। उस वक्त ऑयल प्राइसेस चढ़ रही थी, करेंसी भी गिर रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो सब्सिडी का एलिमेंट बहुत बड़ा हो गया और जब तक वो ठीक करते थे तो फिस्कल साइड जो है हाथ से निकल गई थी और उसके बाद क्राइसिस जो है ना वो बहुत बड़ा होता गया और उसके बाद बड़ी मुश्किल 7th-8th रिव्यू IMF का हुआ। फिर अभी हम 9th रिव्यू के ऊपर खड़े हुए हैं और
पूरा डेट जो है अनसस्टेनेबल हुआ है और अब डिफ़ॉल्ट और डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बातें हो रही हैं। तो ये खुलासा है पिछले 15 साल का। आई थिंक 2008 स्टार्ट करें तो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, सेलिएंट फीचर ये था उस वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, तो प्रिटी टफ टाइम जिस पे दे टुक चार्ज, और 2012 तक जो है स्टेबिलिटी जो है एसेंशली उस दौर में आई थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद जो PMLN का जो 2013 ऑनवर्ड्स आ जाता है, उसमें फिर हम ये देख सकते हैं कि जब ओवरऑल जो ग्रोथ दुनिया में आ रही थी, इंटरेस्ट रेट ज़ीरो थे तो या ज़ीरो के करीब थे, तो उसमें PMLN की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफ़ी काम हुआ है। तो ये उस ज़माने का या दौर का हो सकता है। फिर PTI की गवर्नमेंट आई तो उसमें ये है कि उसमें भी अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें थोड़ा सोशल सेक्टर और इन सारी चीज़ों में भी काम हुआ, मगर सैडली इट जस्ट कट शॉर्ट, तो वो पूरा अपना एरा जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। जिन 2008 से लेकर 2023 तक एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन ये है कि ये तीनों हुकूमतों ने कभी पॉलिसी नहीं बनाई है, क्योंकि ये तीनों हुकूमतें IMF के प्रोग्राम में रही हैं। तो जब भी कोई वही मुल्क IMF के प्रोग्राम में होता है तो वो पॉलिसी नहीं बनाता है, उसको पॉलिसी दी जाती है, बनती कहीं और है, उनको दी जाती है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब किसी के पास अगर टीम अच्छी है तो वो अच्छा इम्प्लीमेंटर हो जाता है, किसी के पास ज़रा उससे कमतर टीम है तो वो उससे कम परफॉर्मेंस करता है, किसी के पास टीम ख़राब हो तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस होगी। प्लस ये है कि इन तीनों में से किस हुकूमत ने इकॉनमी की तरफ तवज्जो दिया हो। जिसने ज़्यादा तवज्जो दी और उसकी टीम अच्छी थी तो रिलेटिवली उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। जिसके पास कोई इकॉनमी रडार पे ना हो और उसकी टीम भी कमज़ोर हो तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब हो जाएगी, या इसके बीच में कोई रहेगा। तो इसलिए इस तरह के कंपैरिजन के कौन से बेहतर रही है, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि तीनों ही अपनी पॉलिसी नहीं बनाते रहे हैं। तो हम क्यों तीनों के फाइनेंस मिनिस्टर को दोष दें कि ये इन्होंने ठीक परफॉर्म नहीं किया है, इनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, क्योंकि वो पॉलिसी बेचारे नहीं बनाते हैं। देखिए, आई थिंक अगर आप लेजिस्लेटिव वर्क देखें तो आई थिंक PPP के दौर में बहुत काम हुआ। आपने देखा NFC अवार्ड हुआ PPP के दौर में, ये एक बहुत बड़ा था जिसमें डेवोल्यूशन हुई। अगर आप इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देखें तो जो बेस्ट या एहसास जिसको आज आप कहते हैं, मैं टेबल पे मौजूद था जब हमने ये किया, तो ये मेरा ख्याल है 20 अरब रुपए से हमने तब शुरू किया। सो नंबर 2 मैं समझता हूँ कि इस पे काम हुआ। बट ऑब्वियसली वो भी जब हुकूमत में आए थे तो थोड़े से अनप्रिपेयर्ड थे। ये थीम आई थिंक मैं प्रोलॉन्ग करूँगा एज वी टॉक। जब 13 में ये हुकूमत में आए तो एक एनर्जी क्राइसिस था, तो जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था PMLN के लिए वो बनाना ज़रूरी था और इनको IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा। PPP भी IMF के प्रोग्राम में थी, दे वर इन द प्रोग्राम बट दे कुड नॉट कंप्लीट दिस प्रोग्राम। 13 में जब ये प्रोग्राम में गए, और दैट इज़ द ओनली IMF प्रोग्राम जो PMLN ने कंप्लीट किया। पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। याद रखिए कि ये एक मिसनोमर है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान ने 23 प्रोग्राम किए हैं। आई नो एवरीवन सेज दिस, पाकिस्तान ने कभी भी 23 प्रोग्राम नहीं किए। पाकिस्तान ने वाहिद प्रोग्राम 13-16 का कंप्लीट किया है जो PMLN के दौर का था, और वो मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं उस स्मॉल टीम का पार्ट था जिसने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया। बाकी हम प्रोग्राम्स में जाते थे, एक आधी ट्रांश लेते थे, कुछ पैसे लेते थे और बाहर आ जाते थे। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर चला, CPEC में बहुत काम हुआ। आपने ये देखा कि 11,000 मेगावाट एनर्जी लगी। सो दैट वाज द मेन स्टे जो कि काम किया गया। मतलब अगर आप ब्रॉडली इस चीज़ को सोचें, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाज देयर फोर्टे एंड दैट्स व्हाट दे स्टार्टेड। अगर आप PTI के दौर में आए तो अगेन कमिंग इनटू जो हमारा एक पेरेनियल क्राइसिस है वो है कि हम एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज छोड़ जाते हैं हर आने वाली हुकूमत के लिए। एंड यू नो वील टॉक अबाउट इट लेटर कि क्यों ये ऐसा क्रिएट होता है। तो दे हैड अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स
फाइनेंस चैलेंज जब आ रहे थे तो 19.3 अरब डॉलर का खसारा था। उस वक्त एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 2017-18 में क्रिएट हो गई थी। तो इन्होंने कोशिश ये की कि इसको संभाला जाए बग़ैर IMF में जाए। मेरी ओपिनियन तब भी यही थी, आज भी यही है। IMF इज़ दी ओनली एंकर जब आप इस तरह के चैलेंज में आ जाते हैं। उस वक्त थोड़ा सा डिले से IMF में गए, बट उसके बाद कोविड बहुत अच्छा हैंडल हुआ। सो इफ़ यू वांट टू थिंक अबाउट इट कि इनकी क्या सेलिएंट फीचर्स थे, आई थिंक बिकॉज ये एक बैकग्राउंड ऑफ सोशल वर्क जो था वो स्ट्रॉन्ग था। फिर सेहत कार्ड आई थिंक वाज अ गुड थिंग। एहसास को बहुत बढ़ाया गया। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 20 अरब रुपए से 130 अरब पे PMLN ने छोड़ा, ये कोई 300 अरब पे ले गए, उसमें और बहुत सी चीज़ें ऐड हुई। कुछ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने की कोशिश की गई, कुछ अस्पतालों को इस तरह चलाया जाए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो। अगेन सोशल वर्क में बहुत काम हुआ। कुछ कोशिश ये की गई कि एक टर्फ क्रिएट किया गया। टर्फ था एक इकोनॉमिक इम्पटस दिया जाए, और स्टेट बैंक ने 1% पे 10 साल के लिए लोन्स दिए, और मेरे ख्याल 660 अरब अगर मुझे याद हो तो लोन दिए गए, ताकि आपकी जो टेक्सटाइल है उसमें जो रीवैम्पिंग की ज़रूरत है, तकरीबन आई थिंक 2.5 अरब डॉलर की शायद मैंने सुना है कि रीवैम्पिंग हुई है, सो दैट उसको अपग्रेड किया जाए। सो ये काम जो है मैं इसलिए इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि अभी हम उन पॉजिटिव्स को देख रहे हैं जो तीनों हुकूमतों ने। एक नोशन ये क्रिएट किया जाता है कि शायद पॉलिटिकल हुकूमत आती है तो वो कोई भी काम नहीं करती, बिकॉज आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। सो अगर आप इन तीनों को देखें तो आपको कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम डिफाइन कर पाए हैं वो ज़रूर दिखाई देगा। क्या ये कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी था? कतई तौर पे काफ़ी नहीं था। हमें इससे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी, बट आई थिंक लार्जली ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। 2008 से 2013 तक जो नुमायां बातें हैं, सबसे ज़्यादा अहम यह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत का रुझान गरीब तबके पे ज़्यादा था, और उन्होंने पहली दफ़ा एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम का आगाज़ किया जिसका नाम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। उसके तहत हर 3 महीने में लोगों को कुछ कैश ट्रांसफ़र या स्टाइपेंड मिलता रहा था, और एक वक्त ऐसा आया 2010 में जब तकरीबन 50 लाख घरानों को पैसे मिलने लगे। ये एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप था। दूसरी तरफ आइन में एक बहुत अहम तब्दीली लाई गई, और वो थी 18वीं तरमीम। और उसकी जो सबसे नुमायां बात है वो ये है कि पाकिस्तान में जो फेडरेशन है, हम एक फेडरेशन है जिसके 5 हिस्से हैं। एक तो ऊपर जो है वो आपका फेडरल गवर्नमेंट है, और नीचे 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। 18वीं तरमीम की सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने जो इख्तियारात हैं वो नीचे भेज दिए, और सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने एक आइन के तहत एक तीसरा लेवल हुकूमत का बनाया जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, बिल्कुल निचले लेवल पर। यानी कि कभी किसी यूनियन काउंसिल हो या आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, उनको आइन के तहत एक दर्जा हुकूमत का दिया गया। अफसोस की बात यह है कि उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सुस्त हुई है, मगर आइन में इसका प्रोविज़न मौजूद है। तो अब पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो आवाम से करीब होना चाहिए था, ये मकसद था। बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत ही आला तरमीम लाई गई थी। दूसरी तरफ एक और अवार्ड पेश किया गया, 7वां फाइनेंस अवार्ड, नेशनल फाइनेंस अवार्ड। उसकी खसूसियत ये थी कि पहली दफ़ा इस अवार्ड में 2 चीज़ें की। 18वीं तरमीम के तहत उन्होंने जो हमारे सूबों का शेयर बनता था उसको वाज़े तौर पर बढ़ा दिया, 40% से बढ़ाकर तकरीबन ऑलमोस्ट 57% तक लेकर चले गए। दूसरी तरफ जो 4 सूबों में जो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला था उसमें उन्होंने गुर्बत का पैमाना और लैंड का कवरेज जो है डेंसिटी, उसको रिफ्लेक्ट किया।
उसके नतीजे में जो हमारे दो ज़्यादा डेवलप्ड सूबे हैं, पंजाब और सिंध, उन्हें अपने पॉपुलेशन से नुमाया तौर पर शेयर कम मिला और सबसे ज़्यादा शेयर माशाल्लाह हमारा जो सबसे पीछे सूबा है बलूचिस्तान को मिला। तो ये एक बेहतरीन अवार्ड था जिसने पाकिस्तान में फेडरेशन को मुस्तहकम किया। पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ ये कि अफरात-ए-ज़र की रफ्तार कुछ बढ़ी। 2010 में एक बहुत बड़ा सैलाब भी आया, इसलिए शरह नमू कुछ कम रहा। अब आप नवाज शरीफ साहब का जो दौर है उस पे आ जाइए। 2013 में जब वो हुकूमत आई थी, उस वक्त हमारे माशी हालात कुछ ख़राब हो चुके थे और तिजारती खसारा भी काफ़ी हो चुका था। इन्होंने IMF के प्रोग्राम में जाने का डिसीजन ले लिया। 3 साल का प्रोग्राम था, 2013 से 2016 तक। और 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो इस हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, उनकी कामयाबी है। एक, 2010-11 तक पाकिस्तान में टेररिज्म हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। अब आप ये सोचिए कि एक साल ऐसा गुज़रा जब एक साल में 2735 इंसिडेंट्स हुए, 80,000 लोग मारे गए। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने ये किया 2014 में कि इकट्ठा किया सारे पार्टीज़ को और इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री को, और एक बड़ा ज़बरदस्त नेशनल एक्शन प्लान अगेंस्ट टेररिज्म ले आए। और उसके बाद आर्मी ने एक बेहतरीन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जिसका नाम था ज़र्ब-ए-अस्ब। उसके बाद से 2015 के बाद से पिछले दिनों तक टेररिज्म की इंसिडेंट्स बहुत कम हो गए। पिछले साल 120 इंसिडेंट्स हुए। एक वक्त ऐसा था जब मैंने आपको बताया कि हज़ारों में था। एक और नुमाया उनका अचीवमेंट है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का, और वो ये है कि उन्होंने जब पावर लिया था तो शरह नमू की कमी की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि नुमाया तौर पर बिजली की कमी हो गई थी और हमारे यहाँ 8 से 10 घंटे रोज़ाना लोड शेडिंग हो रही थी। उन्होंने माशाल्लाह एक प्रोग्राम बनाया और उसके नतीजे में आप ये देखिए कि 2019 तक इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, 10,000 मेगावाट बढ़ाए गए और अल्लाह के फजल से लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। उसके बरक्स 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि अफरात-ए-ज़र को कम करने की कोशिश में, और बाकी बहुत कम था उस दौर में, 3-4% था, उन्होंने अलबत्ता रुपए के ख़तर को आर्टिफिशली ऊंचा रखा। 3-4 साल फिक्स रखा 104 रुपये फ़ी डॉलर। हुआ ये कि उसके नतीजे में हमारे बरामदात गिर गए और दरामदात बढ़ गए और 2017-18 में तारीख़ का सबसे बुलंद तिजारती खसारा हुआ। बोरोइंग बहुत की। 2014-15 से लेकर 2021-22 तक आप ये सोचिए, आपको हैरत होगी, पहले तकरीबन 67 इयर्स हमारा जो टोटल बाहर का ख़र्चा था वो 65 अरब डॉलर था। 2014-15 के बाद आज वो सिर्फ 7 साल में 2 गुना हो गया, 130 अरब डॉलर। और उसकी वजह से बहुत बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन दिवालिये के करीब खड़ा हुआ है और उसकी वजह आगाज़ शुरू होता है 2017-18 में, जब तिजारती खसारा 19 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। तो ये प्लसेस माइनसेस हर हुकूमत की हैं।
अब आप आ जाइए हमारे तीसरी हुकूमत जो थी 2018 से 2022 अप्रैल तक, 1 साल कम। उन्होंने भी कोशिश की कि ये जो तिजारती खसारा है इसको कम करें। जब आए थे तो 19 अरब डॉलर का खसारा था उनके सर पर, और रिजर्व्स हमारे गिर चुके थे बहुत बुरी तरह से। तो उन्होंने भी कोशिश की और रुपए की कदर को बड़े तेज़ी से गिराना पड़ा, इसलिए कि वो आर्टिफिशियली ऊपर रखा गया था। उसके नतीजे में अफरात ज़र की रफ्तार में कुछ इजाफा हुआ और पीटीआई के आखिरी साल में डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो चुका था और उनके आखिरी महीने में 17-18% तक पहुंच चुका था। एक चीज़ मैं वाकई उनकी तारीफ़ करूंगा और वो ये कि पीटीआई की हुकूमत ने कोविड जो हुआ था, एक बहुत ही बड़ा पैंडेमिक, सलीके से उसको हैंडल किया। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो हमारे लोग बेचारे मारे गए इस बीमारी की वजह से, पॉपुलेशन के लिहाज से सारे साउथ एशिया में सबसे कम हमारे यहाँ नुकसान हुआ है। बड़े सलीके से हैंडल किया, बड़े केयरफुली लॉकआउट्स किए और वैक्सीन कैंपेन बड़ा अच्छा चलाया और सारी दुनिया में इस बात को अप्रिशिएट किया गया है कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत सलीके से हैंडल किया। WHO ने भी कहा है। आखिरी साल इस हुकूमत का भी तिजारती खसारे के लिहाज से बहुत अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा रहा और अब पोजीशन ये है कि हमारे रिजर्व्स बहुत हद तक गिर चुके हैं और जिसे कहते हैं ना, दिवालिये का मंजर हमारे नाक के सामने है। अब ये देखना है कि आगे चल कर क्या होता है। देखिए जी, पहले तो मैं ये हमेशा इसके ख़िलाफ़ हूँ कि वी शुड यूज़ इकॉनमी फॉर पॉलिटिक्स। I am always trying to convince all my colleagues कि we should not use economy for politics, और हम जितना भी इसको avoid करें इतना बेहतर है। And somehow everybody does this कि जी हमें हालात ख़राब मिले, बैंकरप्ट मुल्क है, ये है वो है, और फिर अपनी यू शुड से अचीवमेंट्स के बारे में, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स के बारे में वो बात करते हैं कि जी हमने ये किया और हमें इस तरफ। मैं समझता हूँ ये फॉर पाकिस्तान और एनी कंट्री दिस इज़ नॉट गुड, बिकॉज प्लेइंग विद योर इकोनॉमी एंड नॉट bringing stability to the economy from government to government, it is actually, we are putting Pakistan in a more difficult economic position. तो ये एज अ पॉलिसी नहीं होना चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वी शुड बी ऑन द सेम पेज एज फार एज इकॉनमी इज़ कंसर्न। चारों गवर्नमेंट्स में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि हर हुकूमत के जब इक़्तिदार ख़त्म हुआ, प्रीमेच्योरली हुआ या उसने 5 साल टर्म पूरी की, तो पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल सेक्टर का क्राइसिस था, हमारे यहाँ डॉलर्स की शॉर्टेज थी और गैर मुल्की जो अदायगियाँ थी वो ज़्यादा थी। तो हर हुकूमत का जब भी आप देखेंगे ये एक कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा। 2008 में भी हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का क्राइसिस था, 2013 में भी था, 2018 में भी था, 2022-23 में भी है। तो इसका मतलब ये कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के जो फंडामेंटल्स थे वो फैक्टर्स, वो वजूहात जिसकी वजह से एक्सटर्नल सेक्टर का क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, आप उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस, कोई भी नाम दे लें, वो ख़त्म नहीं कर सके। उनके शॉर्ट टर्म मेजर्स होते थे, इक़्तिदार में आते थे, IMF का प्रोग्राम लिया, थोड़ा सा इकॉनमी को स्टेबलाइज़ किया 1-1.5 साल, उसके बाद वो फिर पॉलिटिकल हो जाते थे। और ये तमाम हुकूमतों में आप देखें जब वो पॉलिटिकल होते थे वो लूज़ फिस्कल, लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते थे और उसके साथ ही फिर जब उनका इक़्तिदार ख़त्म होता था तो पाकिस्तान तैयार होता था अगले IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए। देखिए, पाकिस्तान की जो मईशत है, जो इकॉनमी है, उसके बारे में कहते हैं कि वो साइकिल्स में जाती है और साइकिल्स में इसलिए जाती है कि हमारी इकॉनमी में वो ताकत नहीं है कि वो जो उसने ग्रोथ करनी है
जो उसने बढ़ना है कि वो इस तरीके से बढ़े कि वो मुस्तकिल तौर पे जो है वो आगे जा पड़े। और उसकी वजह क्या है कि जब भी इकॉनमी में बढ़ना होता है, जब भी मईशत में हरकत ज़्यादा करनी होती है, हम करते हैं कंजम्पशन लेड ग्रोथ, यानी कि लोग जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो पैसा जो है वो मुल्क में बनता नहीं है, वो कर्ज़ों को लेके जो है वो आता है। तो उससे क्या होता है कि 2-3 साल तो इकॉनमी जो है वो अच्छी चलती है, लेकिन उसके बाद जो आपका खसारा होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके बाद आप बड़ी तकलीफ़ की एक दौर से गुज़रते हैं। ये बिल्कुल 2007-8 में भी हुआ। परवेज़ मुशर्रफ को बहुत अच्छा मौका था कि वो हमारी इकॉनमी की सिमत को दुरुस्त करे। 2008 से 13 तो इंतहाई मुश्किल हालात थे, उसमें तो तकरीबन कुछ हुआ ही नहीं, सबको याद होगा। 2013 से 2-3 साल लगा कि इकॉनमी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसकी एक वजह थी। उसकी वजह ये थी कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो थी वो इंतहाई सस्ती हो गई थी। तेल जो कि $100 फ़ी बैरल, $120 फ़ी बैरल पे आता है, वो $30 फ़ी बैरल तक गिर चुका था। और उसकी वजह से जो हमने कर्जे लेने थे, जो हम लेते हैं और ज़्यादातर लेते हैं तेल की इंपोर्ट के लिए, उसकी जो क्वांटम थी वो कम हो गई। लेकिन अगर आप अभी देखें तो उसमें भी जितनी ज़्यादती PMLN ने और इसहाक डार की गवर्नमेंट ने की, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त मौका था इकॉनमी को ठीक करने का, क्योंकि कर्ज़ों का बोझ इसलिए कम होना था कि तेल की कीमतें जो है वो नीचे थी। लेकिन चूंकि वो मौका भी खो बैठे, इसहाक डार ने वो अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल की कि डॉलर को, जैसे आज उन्होंने गलत रेट पे लगाने की कोशिश की, उस वक्त भी मार्केट में पैसे फेंक के डॉलर को 100-105 रुपए पे रखने की कोशिश की। और 2016-17 में इन्हीं के जो सारे कदम थे, वो इन्हीं के अपने फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने और शाहिद खाकान ने रिवर्स करना शुरू कर दिए थे। और उन्हें पता था कि इलेक्शन के बाद इंतहाई तकलीफ दे वक्त आना था, क्योंकि वो जो 3-4 साल भी जो लोगों को कंजम्पशन लेड ग्रोथ, यानी कर्ज़ों की बुनियाद पे जो 2-3 साल लोगों की आमदनी गुजारे की हुई थी, उसका साइकिल दोबारा टूटना था। और इमरान खान को एक ऐसी मईशत जो है वो विरासत में मिलनी थी जो कि एक बार फिर बैंकरप्ट थी। तो 2018 में भी ये इनहेरिट किया, एक नई हुकूमत ने इनहेरिट किया, एक ऐसी हुकूमत ने इनहेरिट किया जो पहली बार आई थी और जिससे सारी कौम की बड़ी उम्मीदें थी, काम करना शुरू किया। सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ ये नहीं आया कि 2018 में इतने मुश्किल हालात थे कि जितना बड़ा खसारा इन सारी हरकतों की वजह से रह गया था, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था और उसके लिए तकलीफ दे स्टेप्स ही लेने थे। उसके बाद आ गया कोविड, और कोविड हालांकि थी तो एक वबा, एक बीमारी, उसकी वजह से चूंकि आपकी पूरी मईशत लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन्स की वजह से रुकनी थी, तो इकॉनमी के लिए ये जितना बड़ा चैलेंज था वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में दूसरी जंग अजीम के बाद नहीं आया। और ऐसी हालात में जो इमरान खान ने करना शुरू किया, अगर हमें मौका मिलता कि उस सिमत पे चलते, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इकॉनमी हमेशा के लिए सही सिमत पे जाती। एक्सपोर्ट्स पहली बार 10 साल में बढ़े, $24 अरब से $30 अरब, $36 अरब की तरफ जा रहे थे। रेमिटेंसेस जो महीने की $2 अरब आती थी, वो $3 अरब तक बढ़ी, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस था। टैक्स कलेक्शन 2 साल की मेहनत के बाद 1 साल में 30% जो है वो बड़ा ज़्यादा हुआ। खसारा भी जो है वो कम हुआ, कोई $20 अरब से, और जब हमें मिला था तो महीने का $2 अरब बढ़ रहा था, वो 2-3 महीने सरप्लस में भी चला गया। कोविड के चैलेंजेस के बावजूद जॉब क्रिएशन हुई। आसान हालात में इन 3 गवर्नमेंट से कभी 1.5 मिलियन यानी 15 लाख जॉब से ज़्यादा साल में नहीं ऐड हुए थे,
PTI की 3 साला गवर्नमेंट में 1.8 मिलियन यानी 18 लाख जॉब्स फी साल ऐड हुए। हर जो तकरीबन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर था इकोनॉमी का वो सही सिमत में जा रहा था। इसके बावजूद कि ऑपोजिशन झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, महंगाई पे सियासत कर रहा था, PTI की वादों की ऐसी तनकीद कर रहा था कि लोग जो हैं वो नाराज हो, क्योंकि आप जितना भी काम करें आप के लिए वो करना जो पाकिस्तान के अवाम की एक्सपेक्टेशन है, उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा ज़्यादा होगी। तो ये वो जो 3-4 अदवार थे उनकी कंपैरिजन थी। अफसोस की बात यह है कि ये पिछले साल में तकरीबन जितना भी गेन किया था, जो भी हम आगे चले थे, एक गवर्नमेंट जो कि महंगाई मुकाने के नाम पे आई, जिसकी शायद एक सबसे बड़ी तनकीद ये थी कि इमरान खान की जो टीम थी उसको इकॉनमी संभलना नहीं आती थी, उसने 1 साल में पाकिस्तान की इकॉनमी का वो हाल कर दिया कि ये पिछले 15 साल तो छोड़ें, पाकिस्तान की तारीख में, ये शायद अंग्रेज़ों के दौर में भी इस खित्ते की इकॉनमी के साथ इतना बुरा ना हुआ हो।